ना तो गैस हीटर है ना इलेक्ट्रिक हीटर है, ये है सेंट्रल हीटिंग सिस्टम। सेंट्रल हीटिंग सिस्टम है क्या? घरों को गर्म करने के लिए होता है, वो चला के आप सो जाएं तो कोई आपको इशू नहीं होता। HVAC सिस्टम एक होता था जिसमें कूलिंग और हीटिंग दोनों होते थे, लेकिन ये सिर्फ हीटिंग वाला है। पूरे यूरोप USA में पूरी वर्ल्ड में जो है ये अप्लाई होता है। ये बिजली कितनी कंज्यूम करेगा? बिजली तो इसमें बहुत नॉमिनल है। मुझे ये ना तो प्लास्टिक के लग रहे हैं ना ये मेटल के लग रहे हैं, क्या मटेरियल क्या है ये? इसमें से पानी ने गुजरना है। अगर आपका पानी का लेवल कम हुआ है तो वो बॉयलर आपको एरर दे देगा। कितने बाय कितने का कमरा हो तो ये इनफ होती है? एक प्लेट, दो प्लेट। जब आप घर बना रहे हो तब इसका ये जो पाइपिंग है ग्रे स्ट्रक्चर पे की जाती है, लेकिन एक बंदा जिसका घर बन चुका हुआ है वो अगर ये लगवाना चाहे तो वो कैसे लगवाए? ये इन शेप्स में क्या फ़र्क है, मतलब इसमें और इसमें क्या फ़र्क है? क्या ये सिस्टम लोग कमर्शियली भी यूज़ कर सकते हैं? अब तो इन्वर्टर AC आ गए हुए हैं, वो भी हीटिंग का सिस्टम जो है वो प्रोवाइड करते हैं। दिस इज़ द वन ऑफ द बेस्ट टेक्नोलॉजी इन द वर्ल्ड। इसकी कॉस्ट क्या आएगी, इसकी लाइफ क्या है, कितनी देर तक ये चल जाता है? अस्सलाम वालेकुम जी, पब्लिक डिजिटल के साथ आप देख रहे हैं फैज़ान चौधरी को। मौसम सरमा की आमद है, लेकिन इस बार सर्दियों में मैं आपको जो प्रोडक्ट दिखाने जा रहा हूँ आप देख के हैरान रह जाएंगे, क्योंकि ये ना तो गैस हीटर है ना इलेक्ट्रिक हीटर है, ये है सेंट्रल हीटिंग सिस्टम। अब ये है क्या? मेरे साथ गजनफर साहब मौजूद हैं, उनसे जानेंगे और सारी डिटेल जानेंगे कि आखिर एक आम आदमी कैसे इसको अपने घर पे इंस्टॉल कर सकता है। तो सर, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपके वक्त देने का। सर, मैं ये जानना चाहूँगा कि आखिर ये सेंट्रल हीटिंग सिस्टम है क्या? जी, सेंट्रल हीटिंग सिस्टम बेसिकली घरों को गर्म करने के लिए होता है। इसमें ये आपकी फायर प्लेसेस और दूसरे जो मोड ऑफ हीटिंग है जो कि दैट आर नॉट कंड्यूसिव फॉर हेल्थ, तो उनको ये रिप्लेस करता है। इसमें सफोकेशन नहीं है, ये ऑक्सीजन आपके कमरे की बर्न नहीं करता, और ये आपका सेफ़ है। इसको चला के आप सो जाएं तो कोई आपको इशू नहीं होता, और ये ऑटोमेटिकली ऑन ऑफ होता रहता है। HVAC सिस्टम एक होता था जिसमें कूलिंग और हीटिंग दोनों होते थे, लेकिन ये सिर्फ हीटिंग वाला है। ये सिर्फ हीटिंग सिस्टम है। HVAC वाला जो हीटिंग और कूलिंग का है वो एक डिफरेंट चीज़ है। ये पूरे यूरोप USA में पूरी वर्ल्ड में जो है ये अप्लाई होता है। अब इसको जो आप एग्जीक्यूशन में दो स्टेजेस होती हैं। पहले स्टेज में तो जब आपका घर बन रहा है आपने पाइपिंग इसकी लाजमी डलवानी है। वो पाइपिंग जो है वो आपकी अंडरग्राउंड भी हो सकती है। उसमें दूसरा ऑप्शन मैनीफोल्ड के थ्रू जो है वो जॉइंटलेस पाइपिंग का ऑप्शन भी है। तो वो जब आपकी पाइपिंग एक दफ़ा डल जाएगी तो उसको हम प्रेशर दे के हम स्टैंड कर देते हैं। वो तब तक आपका प्रेशर स्टैंड रहेगा जब तक आप इक्विपमेंट की स्टेज नहीं आती। इक्विपमेंट की स्टेज कब आती है? वो जब आप रेडी टू शिफ्ट होते हैं, आपका मार्बल फ्लोरिंग ये वो पेंट ईच एंड एवरीथिंग मुकम्मल हो गया। उस वक्त हमने आके अंदर आपका ये रेडिएटर्स लग जाएंगे और बाहर ये बॉयलर आपका हैंग हो जाएगा। जहाँ पर हमने बॉयलर हैंग करना है वहाँ आपको 3 पॉइंट चाहिए: पानी, बिजली, गैस। ठीक है। जो गैस है वो इसका बॉयलर का टेम्परेचर 80 डिग्री पे लेके आएगी, और जो इसके अंदर पंप है वो बिजली पे चलता है। ठीक है। तो उसने आपका वो 70-80 वाट के करीब वो लेता है। उसने आपका जो पानी जो है वो सर्कुलेट करवाना है। मतलब इसको लगवाने के लिए एक घर में पानी, बिजली, गैस तीनों कनेक्शन होना ज़रूरी है? जी बिल्कुल। अगर किसी के पास गैस का इश्यूज़ हैं तो इसको हम LPG पे भी कर सकते हैं। मतलब LPG की ऑप्शन भी है। कौन कौन से कंपोनेंट इसके अंदर ज़रूरी होते हैं? मतलब एक आम आदमी अगर घर में हमारी ये वीडियो देख के लगवाना चाहता है सेंट्रल हीटिंग सिस्टम, तो वो सबसे पहले मतलब जब जाएगा लेने के लिए उसको कौन कौन से पार्ट्स खरीदने पड़ेंगे? हमारे पास कंप्लीट रेंज पाइपिंग से लेके पाइपिंग, फिटिंग, इंसुलेशन, और फिर इक्विपमेंट के अंदर हमारा बॉयलर्स, रेडिएटर्स, टॉवल वार्मर्स जो कि बाथरूम्स में इस्तेमाल होते हैं। इनमें भी 2 ऑप्शंस हैं, MS वाइट पाउडर कोटेड है, क्रोम है। तो ये सारी प्रोडक्ट, फिर वॉल लगेंगे। कमरे में आप नहीं बैठे, आप वो उसको आप जो है वो आपके पास ऑप्शन है, आप उसको बंद कर दें। आपने 8 से 9 कमरों में प्रोविज़न दी है, लेकिन आप एट ए टाइम 2 से 3 चला रहे हैं, तो बाकियों के वाल आप बंद कर देंगे तो उसको आपका जो है वो बाईपास कर जाएगा वो और उसी अकॉर्डिंगली फिर आपकी जो पीछे एनर्जी है वो भी मतलब कम हो जाएगी ना, यानी आपका बिल भी कम आएगा। तो आप पार्शली जितने चाहें चला लें। यहाँ पे इसके पाइप पड़े हुए नज़र आ रहे हैं। अगर मैं ये थोड़ा सा इसको ये ना तो मुझे ये ना तो प्लास्टिक के लग रहे हैं ना ये मेटल के लग रहे हैं, क्या मटेरियल क्या है ये? बेसिकली पॉलीइथिलीन है। अच्छा। इसके आउटर ये 3 लेयर पाइप होता है, एक्चुअली 5 लेयर होता है, लेकिन आपको विजिबल 3 होती हैं। ये आउटर इनर इसके जो है वो पॉलीइथिलीन होता है, दरमियान में एल्युमिनियम की फॉइल डली होती है। वो इस वजह से कि रस्टिंग वगैरह इसमें ना आए। इसमें से पानी ने गुजरना है। ये जो पानी है ये आप रिपीटेडली फिल नहीं होता। एक दफ़ा हमने फिल कर दिया तो एटलीस्ट 15 दिन तक जो है वो वही पानी सर्कुलेट करता जाता है, वही क्लोज सर्किट होता है।
अगर आपका पानी का लेवल कम हुआ है तो वो बॉयलर आपको एरर दे देगा, आपने वो जो है वो नीचे से फिल कर देना है। अगर आप उस हैसल में भी नहीं पड़ना चाहते तो ऑटो फिलर लगवा लें, वो ऑटोमेटिकली जो है वो पानी जैसे ही कम होगा वो फिल कर दिया अच्छा, करेगा। अब ये लाइक इसका एक पॉइंट जो है वो बॉयलर में लग जाएगा और एक इन रेडिएटर्स में लगेगा। बॉयलर से 2 लाइनें आपकी चलेंगी। अच्छा। और वो दोनों वो एक इन और एक आउट। अब वो आगे टीन डाल के हम उसको स्प्लिट करते जाएंगे रूम टू रूम। ठीक है। वो इन लाइन से पानी नहीं आना है और आगे सर्कुलेट करना है, वहाँ पर हीट ड्रॉप करनी है, टेम्परेचर ड्रॉप करना है, फिर वो दोबारा से आउट्स पे जाके उसने बॉयलर से फिर से टेम्परेचर गेन करना है। ठीक है। तो ये क्लोज सर्किट है। तो ये, और जब आपके कमरे का टेम्परेचर जो कि कंफर्टेबल टेम्परेचर 25-26 डिग्री हो जाता है, जो कि ह्यूमन बॉडी के लिए कंफर्टेबल है, तो ये ऑटोमेटिकली ये इसने ऑफ हो जाना है। जिस तरह ये मुझे मुख्तलिफ प्लेट्स जो सी हैं वो नज़र आ रही हैं मुख्तलिफ पार्ट्स में, तो ये कितने बाय कितने का कमरा हो तो ये इनफ होती है? 1 प्लेट 2 प्लेट, ये मतलब यहाँ ये जो एक आपने पोर्शन बनाया हुआ है प्लेट्स का, ये वाला पोर्शन जो है ये कितने बाय कितने कमरे के लिए सूटेबल है? जी, आपके कोई 16 बाई 13 के कमरे के लिए सूटेबल है और ये वेरी करता है सिटी टू सिटी। आपका लाहौर का अगर चूँकि हीटिंग का टेम्परेचर जब 10 वाट पर स्क्वायर फीट है तो आप मरी में चले जाते हैं तो वहाँ पर 16 बाई 13 की बजाय अगर इधर 10 प्लेटें लग रही हैं तो वहाँ आपकी 20 प्लेटें लगेगी। ऑब्वियसली टेम्परेचर की वहाँ पर आपकी सर्दी ज़्यादा है। एक सवाल मैं ये भी करना चाहूँगा कि आपने जिस तरह बताया है कि जब आप घर बना रहे हो तब इसका ये जो पाइपिंग है ग्रे स्ट्रक्चर पे की जाती है, लेकिन एक बंदा जिसका घर बन चुका हुआ है वो अगर ये लगवाना चाहे तो वो कैसे लगवाएगा? ये आप बड़ा अच्छा सवाल माशाल्लाह आपने किया है। ये एक स्टेज तो ये है कि ग्रे स्ट्रक्चर से आप निकल गए और आपने वो पीसीसी भी कर लिया आपकी फ्लोर, इवन टाइल लगने वाला है, उस सूरत में हम फर्श में कटर से जरी लगा के ये डाल देते हैं। आप उस स्टेज से भी गुजर गए, टाइल भी लग गया और आप रेडी टू शिफ्ट हैं, तो आपके जहन में है कि जी आप मैंने ये सिस्टम करवाना था, तो फिर इसके पास हमारे पास एक ऑप्शन है कि हम इसको बाहर से जो है वो आपके देन योर रेडिएटर शुड बी ऑन एक्सटीरियर वाल। फिर आपके पास ऑप्शन नहीं है एक्सटीरियर वाल के अलावा, तो एक्सटीरियर वाल फिर हम क्या करेंगे, बाहर से पाइप चलाएंगे, हम उतना ही सुराख ड्रिल से करेंगे जितना पाइप का डाया है। 2 सुराख हम करेंगे, उसमें से 2 पाइप इंसर्ट करेंगे और आप एक्सटीरियर वाल पे आपके रेडिएटर हैंग करके आपको चला देंगे। और बाहर से जो पाइप चल रहा है उसको आप चाहते हैं कि जी वो भी विजिबल ना हो तो उसमें डक्टिंग भी किया जा सकता है। अच्छा, इसमें ये एक तो ये मुझे शेप नज़र आ रही है, फिर उसके बाद ये इन शेप्स में क्या फ़र्क है, मतलब इसमें और इसमें क्या फ़र्क है? ये बेसिकली टावल वार्मर हैं जो, या टावल रेल्स भी इनको आप कह सकते हैं। ये बाथरूम्स के लिए स्पेशली होते हैं। ठीक है। कि बाथरूम्स में आप जो है वो इसके ऊपर तौलिया भी डाल लें, वो तौलिया भी आपका खुश्क हो जाएगा और आपका बाथरूम भी कूजी रहेगा। अच्छा। और ये जो नीचे आपको नज़र आ रहे हैं मुख्तलिफ डिज़ाइन, इसमें इटालियन है, चाइना के हैं, फिर चाइना में स्ट्रेट भी है, कर्व शेप में है, ये आपके जो है वो कमरों के लिए होते हैं। सर मैं ये भी पूछना चाहूँगा कि एक नॉर्मल स्टैंडर्ड का जो सिस्टम है अगर हम अपने घर में इंस्टॉल करवा लेते हैं तो ये बिजली कितनी कंज्यूम करेगा? बिजली तो इसमें बहुत नॉमिनल है, क्योंकि बिजली में जस्ट इसका जो पंप है बॉयलर का, वो जो पानी को सर्कुलेट करवा रहा है, ठीक है, वो चलना है, वो तो 70 वाट का होता है, उसको मैक्सिमम आप 150 वाट। मतलब इसमें ज़्यादा किरदार गैस का है? ज़्यादा किरदार गैस का है, और जिसने टेम्परेचर बॉयलर का 80 डिग्री पे लेके आना है, वो गैस नहीं है तो एलपीजी। अगर आप एलपीजी भी अवेलेबल नहीं है तो फिर उस सूरत में इलेक्ट्रिक बॉयलर भी हमारे पास मौजूद है, हम इलेक्ट्रिक बॉयलर लगा लेते हैं, लेकिन उसकी रनिंग कास्ट ज़रा बढ़ जाती है, वो 24 किलोवाट का चूँकि बॉयलर होता है। और नदरन एरियाज़ में जहाँ पर वो चूँकि हैवी वहाँ पर सिस्टम चाहिए होता है, तो वहाँ पर आपका डीजल पे भी बॉयलर अवेलेबल है और इवन ये तो लकड़ी और कोयला पे भी अवेलेबल है। ये तो घर के लिए आपने सिस्टम बताया, तो क्या ये सिस्टम लोग कमर्शियली भी यूज़ कर सकते हैं? बिल्कुल, ये कमर्शियली भी यूज़ कर रहे हैं लोग और कर सकते हैं, और इंडस्ट्री में भी इसकी एप्लीकेशन है और रेजिडेंशियल भी, तीनों सेक्टर्स में। अब तो इन्वर्टर एसी आ गए हुए हैं, वो भी हीटिंग का सिस्टम जो है वो प्रोवाइड करते हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि इससे बेहतर वो है? जो इन्वर्टर्स हैं उसमें भी आपकी ड्राइनेस होगी, उसमें भी आपको सफोकेशन मिलेगी, वो चूँकि वहाँ पर भी तो आपकी गैस जो है वो उसके अंदर आप फिल्ड होती है, उसमें भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन और दूसरी जो डेंजरस फ्यूम्स हैं वो निकल रहे हैं, तो वो भी उससे तो ये बहुत बेहतर है। ठीक है, यानी हीटिंग साइड पे दिस इज़ द वन ऑफ द बेस्ट टेक्नोलॉजी इन द वर्ल्ड। तो आखिर में सबसे अहम सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि इसकी कॉस्ट क्या आएगी? वो कास्ट भी डिपेंड करता है कि आप कितने कमरों में लगाना चाह रहे हैं। आप कुछ लोग हैं वो कहते हैं हमें सिर्फ 5 बेड में चाहिए, फिर कुछ डाइनिंग लॉन्ज भी शामिल कर लेते हैं,
फिर कनाल के घर को आप ले लें तो उसमें फिर बेसमेंट भी फुल फ्लैज होता है, कुछ बेसमेंट में नहीं भी लगवाते। तो ये एक नॉर्मल आप 7 से 8 यूनिट का अगर मैं एक अंदाज़ा बताऊं तो 5 से 7 लाख रुपए जो है इस पे वो कम विद पाइपिंग इक्विपमेंट इंस्टॉलेशन चार्जेस अलॉन्ग विद कमीशनिंग कंप्लीट। की लाइफ क्या है, कितनी देर तक ये चल जाता है? ये कोई 10-10, 20-20, 15, 30-30 साल से हमारे सिस्टम लगे हुए हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। मतलब हम ये कह सकते हैं कि 20-25 साल आपको फिर हीटर चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी? जी बिल्कुल नहीं पड़ेगी, ये लॉन्ग लाइफ होते हैं, ये रेडिएटर है, इनको जस्ट डस्टिंग रिक्वायर्ड है। बॉयलर्स में कभी कभार अगर आपको कोई इशू आ भी जाता है तो वो रेक्टिफाइएबल होता है, वो उसके पार्ट्स ईच एंड एवरीथिंग हमारे पास वो अवेलेबल होते हैं। सर्विस हमारी जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत है, मतलब पहली कॉल पे हमारा बंद जो है वो टेक्निकल बंदा है, वो जाके उसको देखता है। चले सर, बहुत शुक्रिया। तो जी नाज़रीन, ये है सेंट्रल हीटिंग सिस्टम। तो आप भी अगर हीटर की सफोकेशन और मुख्तलिफ तरह के जो उसके हादसात से परेशान हैं तो ये सेंट्रल हीटिंग सिस्टम लगाएं ताकि आपकी ज़िंदगी आसान बने। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।